नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एसआईपी करने से पहले या फिर हम यूं कहें कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, हमें किन किन बातों का जो कहते हैं कि गलतियां नहीं करनी है। उनको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये वीडियो देखना चाहिए। यानी कि आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हो या करने वाले हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, एसआईपी करने से पहले 15 गलतियों की बात कर लेते हैं जो कि आपको बिल्कुल भी कतई नहीं करनी है। तो सबसे पहली गलती क्या करते हैं हम लोग ज्यादातर कि अपना गोल क्लियर रखना चाहिए। हम अपना जो गोल होता है उसको हम क्लियर नहीं रखते हैं। यानी कि एसआईपी शुरू करने से पहले खुद से पूछिए कि हमें जो इन्वेस्टमेंट करना है और हमें जो ये पैसा चाहिए, बेसिकली हमें ये पैसा चाहिए क्यों, आवश्यकता क्यों है। बच्चों की पढ़ाई के लिए, रिटायरमेंट के लिए, घर खरीदना है। क्योंकि जब गोल क्लियर होगा तो हमें फंड सिलेक्शन करने में आसानी होती है। क्योंकि हमारे पास फंड की कैटेगरी बहुत सारी हैं और उन बहुत सारी कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड की कैटेगरी बनी हुई है, सब कैटेगरी बनी हुई है और एएमसी बहुत सारी बनी हुई है। तो यानी 40-45 एएमसी, बहुत सारी कैटेगरीज। तो हमारे पास क्या है, माइंड को पजल हो जाएगा माइंड कि हमें कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। तो आपके गोल जितने क्लियर होंगे उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना। ठीक है ना। सेकंड क्या रहता है गलती, टाइम हॉरिजन तय करें। यानी कि हमें कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। अगर हमारा ये चीज क्लियर रहेगी तो हम उतना ही बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। यानी कि 3 साल से कम समय के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो एसआईपी इक्विटी के अंदर करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। कर सकते हो, करने को आप एक साल के लिए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिस्क बढ़ जाता है, आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो 3 साल से कम के लिए आपको इक्विटी से दूर रहना चाहिए। आपको कम से कम म्यूचुअल फंड अगर आप ले रहे हो, म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो 5 से 7 साल के लिए आपको कम से कम मार्केट में आना है और वहां पर आपको बैलेंस या फिर जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं आपको उनका चयन करना चाहिए। अगला है 10+ साल के लिए। यानी कि आप 10 साल से ज्यादा समय के लिए, या 10 साल यहां पर ज्यादा हो गया, 7 साल तक भी अगर आप कर रहे हैं कि या 7 साल तक मार्केट में आपको बने रहना है तो आप इक्विटी फंड्स को क्या कर सकते हैं, आप कंसीडर कर सकते हैं। आपको उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि इक्विटी फंड से ही हमें ग्रोथ मिलती है। अब जितना लंबा समय होगा उतनी ही कंपाउंडिंग की ताकत बढ़ती है, उतना ही हमें क्या मिलता है, कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। तो जितना लॉन्ग टाइम पीरियड होगा उतनी हमारी कंपाउंडिंग अच्छे से ग्रोथ करती है। अगली जो मिस्टेक है या हमें जो देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, इमरजेंसी फंड पहले से बना करके रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड क्या होता है, कम से कम 6 महीने के खर्च का इमरजेंसी फंड अलग रखना चाहिए। मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद ना करनी पड़े, इसलिए यह जरूरी होता है। देखिए, इमरजेंसी फंड हमारे लिए जरूरी क्यों होता है, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए आपने क्या इमरजेंसी फंड तैयार नहीं किया, हमारी जो नौकरी होती है, मान लीजिए नौकरी चली गई या हमारी बिजनेस ठप पड़ गया, तो हमें क्या करना है, हमें पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। अब आपकी मान लीजिए नौकरी चली गई तो आप 6 महीने तक सर्वाइव कर पाए। वैसे नॉर्मली हमें 2-3 महीने के अंदर नई नौकरी लग जाती है, लेकिन मैक्सिमम लेके चलते हैं कि 6 महीने तक मान लीजिए आपके फंड, इमरजेंसी फंड होगा। तो आप जैसे खर्चे चल रहे थे आपकी जब नौकरी थी, और जब नौकरी नहीं होगी तो आपके खर्चे बरकरार चलते रहेंगे, आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी होता रहेगा, तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं होगी। तो इमरजेंसी फंड हमें पहले तैयार करना है। इमरजेंसी फंड हमारा अगर तैयार होगा पहले से ही तो हम उतने ही ज्यादा स्टेबल होंगे, उतने ही ज्यादा हमारी कोई रुकावट नहीं आएगी हमारे काम में। ठीक है ना। अगला है हाई इंटरेस्ट लोन पहले चुकाएं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई लोन चल रहा है, ज्यादातर पर्सनल लोन मेरा होते हैं ना, उनमें हाई इंटरेस्ट चार्ज लगता है। क्रेडिट कार्ड के जो लोन होने उनमें ज्यादा इंटरेस्ट देनी पड़ती है। तो अगर आप 18 से 24% तक की ब्याज वाला क्रेडिट कार्ड का या पर्सनल लोन दे रहे हैं तो पहले आपको ये चुकाना चाहिए, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड के अंदर 18-24% के रिटर्न मिल तो जाते हैं, कोविड के बाद से मिले हैं, लेकिन उससे पहले इतने अच्छे रिटर्न्स ज्यादा नहीं मिले हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि पहले आपके जो लोन चल रहे हैं जिन पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करनी पड़ रही है, पहले आप उनको क्लियर कर दीजिए, उनसे फ्री हो लीजिए, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करने की सोचिएगा। ठीक है ना। तो ज्यादा रिटर्न देने से क्या होगा कि आपको मिल कम रहा है, आपको रिटर्न ज्यादा देना पड़ रहा है, ब्याज ज्यादा देनी पड़ रही है, तो पहले वो चुका लीजिए। अगला है रिस्क प्रोफाइल को समझें। देखिए, मार्केट में जब आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपको सबसे पहले रिस्क को देखना चाहिए कि बेसिकली पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में रिस्क कितना होता है, किस कैटेगरी में कितना रिस्क होता है, और पर्टिकुलर आप कितना रिस्क ले सकते हैं। आप रिस्क ज्यादा बियर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या फिर आप बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आपको ये चीज सोचनी चाहिए। तो मार्केट जब 20 से 30% गिर जाएगा तो आप घबराएंगे तो नहीं,
या आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप ये देख लीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मार्केट में मात्र 5% की गिरावट आती है, और देखिए 5% की गिरावट तो ऊपर नीचे मार्केट होता रहता है, 5% की गिरावट आ जाती है और हमारे दिल की धड़कन मर जाती है कि अरे यार ये तो मार्केट तो बहुत गिर गया, मार्केट तो बेकार है, पैसा लगाना बेकार है, म्यूचुअल फंड बेकार रहते हैं। तो हमें क्या करना है, आपको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि मार्केट अगर 20 से 30% गिर जाएगा तो आप क्या करेंगे, घबराएंगे तो नहीं। तो आप 5 से 10 साल के लिए पैसा बिना छुए बिना रख सकते हैं क्या, आपको ये भी देखना चाहिए कि आप रिस्क कितना ले सकते हैं। देखिए शेयर मार्केट हो या जीवन की कहानी हो, रियल लाइफ की कहानी हो, जो इंसान अपने जीवन के अंदर जितना ज्यादा रिस्क लेगा उसके सामने उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, उनके साथ उसके सामने उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अवसर होते हैं। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड भी होता है कि आप अगर ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। जैसे स्मॉल कैप कैटेगरी है, स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क होता है तो आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं, मिड कैप में उसके मुकाबले थोड़ा कम रिस्क होता है तो थोड़े से कम रिटर्न मिलते हैं, लार्ज कैप में उससे भी कम रिस्क होता है तो उसमें और कम रिटर्न मिलते हैं। तो इस प्रकार से, और अब जब आप पैसा लगा रहे हो मार्केट में तो आप ये मान के चलो कि भैया इस पैसे से ना 5-10 साल तक मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसा नहीं आपने आज इन्वेस्ट कर दिया, 3 महीने आप पैसे निकालने बैठ गए कि भाई पैसा की जरूरत पड़ रही है, ऐसे नहीं करना है। कोशिश करनी है कि 5 से 10 साल तक आपको उस पैसे की आवश्यकता ना पड़े, तभी आपका क्या होगा, रिस्क की कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी और रिस्क टॉलरेंस आप दोनों को समझ पाएंगे। डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान को समझिए। देखिए डायरेक्ट प्लान का क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो कम होता है, और रेगुलर प्लान होता है उसको एडवाइजर के लिए खरीदते हैं हम, एडवाइजर के जरिए खरीदते हैं हम, लेकिन वहां पे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। तो लॉन्ग टर्म में एक्सपेंस रेशियो का बड़ा असर पड़ता है। तो आप अगर, अब आप कहेंगे दोनों में से कौन सा लूं, हालांकि इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया है, मैं आई कार्ड में यहाँ पे लगा दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप कैपेबल हैं अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाने के लिए कि हमारा पोर्टफोलियो कैसा हो, किस किस कैटेगरी के हमारा फंड हो, और अगर मार्केट क्रैश करता है तो हमें क्या करना है, कौन से फंड में पैसा कहां से किधर शिफ्ट करना है, और जब मार्केट अच्छा चलेगा तब हमें क्या करना है, आप कैपेबल हैं तो आपको नो डाउट आपको डायरेक्ट प्लान लेने चाहिए। और अगर आपको शंका है अपने ऊपर कि हमें क्या करना है समय समय पर, और हमें समय समय पर आदमी गाइडेंस देता रहे, कोई ना कोई इंसान हमें, चाहे वो आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी है, मैं भी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं सर्टिफाइड एमपी से, तो अगर आपको ऐसे चाहते हो तो आप एडवाइजर के जरिए भी आप ले सकते हैं, वहां पर एक्सपीरियंस रेशियो ज्यादा होता है, ठीक है ना। आपसे कमीशन नहीं लेता है, लेकिन कंपनी जो एमसीज होती है वो कमीशन देती है एडवाइजर को, ठीक है ना। अगला है पास्ट रिटर्न देख करके फैसला ना करें। लोग क्या करते हैं कि पास्ट के रिटर्न देखते हैं, पास्ट के रिटर्न देखने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 साल के देखते हैं, और वो 1 और 2 साल के रिटर्न देखते हैं, और फिर देखते हैं कि 1-2 साल के अंदर यार इस म्यूचुअल फंड ने तो बहुत अच्छे रिटर्न दिए, 30-35-25% रिटर्न दिए, तो ये म्यूचुअल फंड अच्छा है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, 1-2 साल के लिए आपको नहीं देखना है, आपको कम से कम 5 से 10 साल की परफॉर्मेंस देखनी है कि पिछले 5 से 10 साल के बीच में इन्होंने परफॉर्मेंस कैसी दी है, कौन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है, या कभी अच्छी दी है कभी बेकार परफॉर्मेंस दी है। हमें इस बेस पे देखना चाहिए कि कंसिस्टेंसी किसकी अच्छी है, और डाउन मार्केट में उनका बिहेवियर कैसा है। जब मार्केट में क्रैश आया था उस समय पे वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितना गिरे थे, तो जो ज्यादा ना गिरे, स्टेबल रिटर्न रहे, स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखे, वो फंड हमारे लिए अच्छा है। तो हमें ये गलती नहीं करना है। अगली जो 8वां है हमारा एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड को देखें। देखिए छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म के अंदर काफी बड़ा पड़ता है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो एक्सपेंस रेशियो होता है ना, बहुत 0.78 0.90, ये एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान का बता रहा हूं मैं, लगभग इतना होता है लगभग। तो आपका जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होता है आपको उसको चूज करना चाहिए था, कि करना चाहिए, क्योंकि जो फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होगा वो आपका एक तरह से, आप मान लीजिए कि खर्चा आपका कम होगा तो प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा, ठीक है ना। और एग्जिट लोड का मतलब ये है, वैसे तो हम म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इसलिए लगाते हैं कि भैया पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमें पैसे की एक इमरजेंसी जरूरत पड़ जाती है, तो 1 साल के अंदर ही हम जो पैसा निकालते हैं उस पर क्या लगता है, एक एग्जिट लोड लग जाता है, मोस्टली 1% होता है। तो पर्सन बोल रहा हूँ, फंड टू फंड डिपेंड करता है कि किसी का 1% होता है, किसी का 0.25% होता है, इस प्रकार से लगता है। तो एग्जिट लोड कितना है आप ये भी देख लीजिए, कि कल को अगर आपको इमरजेंसी पैसा निकालना पड़ा, 1 साल से पहले निकालते हो तब लगता है, 1 साल के बाद में एग्जिट लोड नहीं लगता है। फंड कैटेगरी को समझें। देखिए फंड कैटेगरी को भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले समझिए कि लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, और हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं, डेट फंड्स क्या होते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, आपके गोल क्या है, आपके रिक्वायरमेंट क्या है, आपके रिस्क क्या है, तो वो सब आप फाइंड आउट कर लोगे, तो उसी बेसिस पे आप इन कैटेगरी के अंदर पैसा डालोगे, ठीक है ना। तो ब्लाइंडली आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको समझना है डिटेल में कि लार्ज फंड कैसे काम करते हैं, स्मॉल कैप कैसे काम करते हैं, मिड कैप कैसे काम करते हैं, हाइब्रिड कैसे काम करते हैं, डेट फंड कैसे काम करते हैं।
इस जो म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरीज होती है इनको मैं डिटेल में एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, जिससे कि आप लोग प्रॉपर तरीके से हर कैटेगरी को समझ पाएं कि बेसिकली हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस फंड कैटेगरी के अंदर हमें पैसा लगाना चाहिए। ठीक है ना, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा एक। केवाईसी कंप्लीट रखें। देखिए एसआईपी करने से पहले या एसआईपी आपने कर भी दी है तब भी अपनी केवाईसी को अप टू डेट रखिए, जिसमें पैन कार्ड है, आधार है, बैंक डिटेल है, नॉमिनेशन है, सब अपडेट रखिए। नॉमिनी, इसके ऊपर भी मैंने बनाया था वीडियो कि अगर इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है तो उसका पैसा किसको मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, प्रोसेस क्या होती है, इसमें मैंने अलग से एक वीडियो बनाया डिटेल में, आप देख सकते हैं, आई कार्ड में लगा दूंगा। तो आप इन सारी चीजों को अपडेट रखिए तो भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला है एसआईपी अमाउंट रियलिस्टिक रखें। देखिए एसआईपी अमाउंट होता है वो रियलिस्टिक इसलिए रखना चाहिए, तो बहुत से लोग क्या करते हैं जोश जोश में कि यार पैसा बनाना है, वेल्थ बनानी है, तो कुछ लोगों की जो क्षमता होती है, मान लीजिए उनकी क्षमता है 5,000 रुपए हर महीने एसआईपी करने की, मंथली 5,000 रुपए हर महीने एसआईपी करने की क्षमता होती है, लेकिन वो ज्यादा भावनाओं में बह करके और एक अनरियलिस्टिक डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं यार मुझे तो 8,000 रुपए हर महीना इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप 8,000 रुपए हर महीना 2, 3, 5 महीने आप एसआईपी प्रॉपर जमा कर दोगे, भर दोगे, इन्वेस्ट कर दोगे, लेकिन उसके बाद में हो सकता है कि आपका फाइनेंस बिगड़ जाए और आपको दिक्कत महसूस हो, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या चक्कर में पड़ गया यार, खर्चे पूरे हो नहीं पा रहे, पैसा मेरे को आधा देना पड़ रहा है। तो किसी चीज का ना लोड नहीं लेना है, किसी चीज का लोड नहीं लेना है। जितना आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विदाउट एनी टेकिंग एक्स्ट्रा टेंशन लेके, आप आराम से पैसा अरेंज कर सकते हैं और आप आराम से पैसा डाल सकते हैं, जिससे आपका मेंटल प्रेशर ना बढ़े। उतना ही आपको पैसा क्या करना ना, जमा करना है, एसआईपी करनी है और अमाउंट को रियलिस्टिक रखना है। ठीक है ना, जिससे कि आपको बाद में एसआईपी बंद ना करनी पड़े। बहुत से लोग फिर क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, कह रहे यार छोड़ो यार, एसआईपी का अमाउंट यार कौन जमा करे, इतना पैसा, बहुत पैसा हो जाता है, खर्चे पूरे हो नहीं पा रहे हैं और इतना पैसा जमा करना पड़ रहा है। तो रियलिस्टिक अमाउंट रखिए। ठीक है, तो जो भी आपकी इनकम होती है, मान लीजिए आप 100 रुपए कमाते हो, तो इस 100 रुपए का 20% आप क्या करिए, इन्वेस्ट कीजिए, यानी कि 100 में से 20 रुपए। अब 20,000 रुपये सैलरी है आपकी, तो 20,000 का 20% कितना हो गया, कितना, 2,000 रुपये हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अपनी 20% तक आप अपनी सैलरी को इन्वेस्टमेंट करने का सोचिए, जिससे आप रियलिस्टिक तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे। 12वां स्टेप क्या है जो हम गलती करते हैं, स्टेप अप एसआईपी पर विचार करना चाहिए। देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं कि अब आप में से भी ऐसे लोग बहुत से ऐसे होंगे जिनकी लगातार 5 साल तक एसआईपी चल रही होगी, जो वीडियो देख रहे हैं, और वो लोग भी अगर उन्होंने मान लीजिए 2,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की थी महीने की, तो आज भी 5 साल बाद भी उनकी 2,000 की एसआईपी चल रही है। अब आप खुद सोचिए कि आपकी 5 साल के अंदर इनकम बढ़ी होगी ना, सैलरी बढ़ी होगी ना, आपके खर्चे भी बढ़े हैं तो सैलरी भी बढ़ी होगी। तो जब आपके खर्चे बढ़े हैं, सैलरी बढ़ी है, तब भी आप 2,000 रुपए हर महीने की आप एसआईपी चला रहे हो, लॉजिक नहीं बनता है। तो हमें क्या करना चाहिए, स्टेप अप एसआईपी का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि आपको हर साल 5 से लेकर के 10% आपको अपने एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना चाहिए। यानी कि मान लीजिए मेरी एसआईपी 1,000 रुपए हर महीने की हो रही है ना, तो इसका 10% कितना हो गया, 100 रुपए, यानी कि अगले साल से मैं 1,100 रुपए की एसआईपी करूंगा हर महीना। ठीक है जी, फिर अगले साल फिर 10% बढ़ा दूंगा। तो ऐसे हमें क्या करेंगे, हमारी एसआईपी के अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो और सैलरी बढ़ती जाएगी, उसी के रेशियो में अगर हम अपनी सैलरी बढ़ाते जाएंगे और इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे तो हमारा फंड बड़ा बन सकता है। क्यों, फिर ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज्यादा बड़ा फंड हमारा तैयार हो जाएगा। तो हमें यह गलती नहीं करनी है। 13 है मार्केट टाइमिंग की कोशिश ना करें। देखिए दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक अच्छे समय का इंतजार करते हैं कि अच्छा समय आएगा तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो अच्छा समय कभी नहीं आता है। अगर आप अच्छे समय का वेट करोगे, म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, इन्वेस्टिंग एसआईपी जो आप करते हैं, कि अच्छे समय का आप वेट करोगे तो जो आप समय इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो वो आपका समय क्या कर रहा है, वो नुकसान में जा रहा है आपका पैसा। आप सोच रहे हो पैसे रखते जा रहे हो घर में, पैसा तैयार रखते जा रहे हो, और जब मार्केट में पैसा लगाने टाइम आएगा तो उसमें आप पैसा लगाओगे। ऐसा नहीं करना है। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ मार्केट चल रहा है ऑलरेडी, आप सोच रहे हो कि मार्केट जब गिरेगा ना तो मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करूंगा, आप सोच रहे हो कि जब गिरावट आएगी तो मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगा, और आप यहाँ से लेकर के पैसे को इकट्ठा करते जा रहे हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पैसा इकट्ठे करते जा रहे हो, समय आएगा जब इन्वेस्ट करूंगा। अब आप खुद सोचिए, अगर आपकी एसआईपी अगर यहीं से चल रही होती, हर महीने चल रही होती, तो आपको इसका कंपाउंडिंग का फायदा भी तो मिलता है ना। तो आप एसआईपी स्टार्ट आज से ही कर दीजिए अगर आपने स्टार्ट नहीं की है तो, और जो गिरावट आती है तो इस जगह के लिए पैसा आप एक्स्ट्रा इकट्ठा तैयार करिए, थोड़ा सा तैयार कर लीजिए, और जैसे ही मौका मिलेगा लमसम इस जगह पे हम पैसा लगा देंगे। जो आपकी एसआईपी चल रही होती है उन्हीं फंड के अंदर हम पैसा लगा सकते हैं एक्स्ट्रा, तो हमें एक्स्ट्रा यूनिट्स मिल जाती हैं लो प्राइस में। ठीक है, चलिए
लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखें। दोस्तों सिर्फ 6 महीने का खेल नहीं है जो एसआईपी होती है ना, 1 साल 2 साल का खेल नहीं होता है। बेसिकली अगर आपको एसआईपी करनी है और एसआईपी से आपको कंपाउंडिंग का फायदा लेना है तो कम से कम 5 साल तक 5 से 7 साल तक इन्वेस्टेड रहिए मार्केट में, तभी आपको एक अच्छी खासी कोई वेल्थ देखने को मिलेगी, ठीक है ना। चलिए, एडवाइजर से सलाह जरूर लें। देखिए 5-15वीं गलती क्या होती है, अगर समझ में ना आए, वैसे तो हम आपको सिखा रहे हैं, कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें से कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन एडवाइजर से सलाह जरूर लें। जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, सेबी से रजिस्टर्ड भी होते हैं, उनसे भी सलाह ले सकते हैं। और हम जैसे लोगों से आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि आपको बेसिकली क्या दिक्कत आ रही है, कोई क्वेरीज है तो। क्योंकि पैसा आपका है, डिसीजन भी आपका होना चाहिए, और पैसे को ना बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, तो हमें उस पाई पाई को हमें सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है। जोश में या कोई गलती करके हमें गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमें ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है जिससे कि हमें बेहतर रिटर्न मिले। अच्छा मार्केट चलता है तब भी मिले, और जब मार्केट डाउन चलता है तब भी हमें अच्छे रिटर्न मिल जाए। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने इस वीडियो के अंदर 15 पॉइंट्स बताए हैं। ये 15 पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे इन्वेस्टमेंट करने से पहले, या इन्वेस्टमेंट कर चुके हो तब भी आप इनको देख करके अपनी गलती को सुधार सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना विशेष ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।